देखिए, हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ रहे थे ना उसका नाम था इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी में आप चाहो तो दो तरह के न्यूमेरिकल्स डील कर सकते हैं। एक जिसमें ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें हम बोर्ड लेवल की बात करते हैं, दूसरा जिसमें न्यूमेरिकल रहेगा। तो हम लोग अभी कौन सी बात करेंगे, पहले एक बेसिक सा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बना रहे हो और आप देख रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं हो, कोई ज़्यादा फायदा भी नहीं मिलेगा। जब आप इसमें खुद का माइंड इन्वॉल्व करोगे ना, तब आप उसको समझ पाओगे कि टॉपिक कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। वरना सिर्फ आप मेरा बात सुन के चले जाओगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप आराम से पढ़िए, फिर मैं बनाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक को पढ़िए और अपने कॉपी पर उसका जो भी आंसर आपको लगता है उसको कीजिए, फिर मैं इसको बना के बताता हूँ कि कैसे इसको बनाना है। तो ट्राई कीजिए, तो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन को बनाइए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए एक बार। स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, देखिएगा। कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू, जो भी है, कहता है ट्रेंड्स, जो क्या करता है, ओरिजिनल शेप एंड साइज को क्या करता है, रिमूव, मतलब वापस प्राप्त कर लेता है, रिगेन कर लेता है। अगर आप उस पर से क्या हटाओगे, फोर्स हटाओगे, उसके इस गुण को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। तो पहला का आंसर क्या होगा, ए। तो तुरंत लिख लीजिएगा, पहला का आंसर है, हमारे साथ इन्वॉल्व रहिए, ठीक है। चलिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को जरा सा पढ़ करके हमको जवाब देना है। इसका क्वेश्चन हमने आज ही किया है। पूछ रहा है कि कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है। तो क्या कॉपर होगा, रबर होगा, ग्लास होगा या स्टील होगा। स्टील होगा, ठीक है। लेकिन लोगों को क्या लग रहा होगा, रबर। तो रबर वाली कहानी ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि नहीं भैया, यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा होता है, स्टील का। क्योंकि ज्यादा एक्सटेंशन किस में होता है, और रबर में और वाई में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक है। खैर, तो दूसरा कौन सा ऑप्शन होगा, ए। तीसरा देखिए क्या कहता है, when force are applied on a body such that it is still in static equilibrium, ठीक है ना। फोर्स लगने के बाद भी वस्तु कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। देन इन एक्सटेंट टू विच द बॉडी गेट्स डिफॉर्म, मतलब कि उसको मैंने बनाया तो वो अपने फॉर्म को छोड़ दिया, मतलब उसमें इलास्टिक गुण आ गया होगा, ठीक है। तो ये बातें किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स पे करती है, ए और बी पे करती है, इसमें से किसी पे नहीं करती। जरा सोच के बताइए, अगर कोई वस्तु ट्विस्ट हुआ है, घुमा है, तो उसको किस बात पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर, या मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स पर, या ए बी दोनों पर, या इसमें से किसी पे नहीं, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, स्ट्रेस। क्या बोलते हैं बुआ, स्ट्रेस, ठीक है। पांचवा में देखिए, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो आप बताइए स्ट्रेस किसके बराबर होता है बुआ। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस किसके बराबर है, हाइड्रोलिक प्रेशर के, ठीक है ना। अच्छा, छठा नंबर क्वेश्चन को जरा देखिए आराम से सोच करके, आज ही हमने इसकी चर्चा की है आपको। कहता है सबस्टांस विच कैन बी स्ट्रेच टू कॉज लार्ज स्ट्रेन। लार्ज स्ट्रेन का मतलब होता है ज्यादा लंबरा है। तो बताइए ज्यादा किसकी वजह से लंबरा है बुआ, इलास्टोमर्स की वजह से। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा बुआ, इलास्टोमर्स। अगला में कहता है, ठीक है ना, शेयरिंग स्ट्रेस चेंज। शेयरिंग स्ट्रेस, देखो आपको मैंने बताया था ना, स्ट्रेन कितने प्रकार के होते हैं, तीन। एक लेंथ के साथ होता है, एक वॉल्यूम के साथ होता है, और एक क्या, शेप के साथ होता है। तो बताइए ये किसके साथ पूछ रहा है, तो शेप के साथ कौन सा होना चाहिए बुआ, शेयरिंग। तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ, शेप। वॉल्यूम रहता तो वॉल्यूम, लेंथ रहता तो लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर बोलते उसको, लेकिन यहाँ पे कौन सा बोलेंगे बुआ, शेप। तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ, शेप। आठवां नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए जरा सा पढ़ करके, आठवां नंबर क्वेश्चन पढ़िए, बोलिए। देखो ये सिंपल सी बात है, ये कह रहा है फिर से वही वाली बात, चेंज किस में किया है बुआ, शेप में। तो फिर ये किसकी बात करेगा, शेयरिंग का। किसकी बात करेगा बुआ, शेयरिंग का, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, फिर मैंने जो बंटवारा किया था ना, तभी मैंने आपको बता दिया था लेंथ के साथ क्या, वॉल्यूम के साथ क्या, और शेप के साथ क्या, ठीक है ना। अगला, शेयरिंग स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो आपको याद होगा शेयरिंग स्ट्रेस बराबर हमने थीटा लिखा था, याद है, टेन थीटा।
tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो अब बताइए शेयरिंग स्ट्रेस बराबर यहाँ पर क्या होने वाला है बुआ? एंगल ऑफ शियर। क्या होगा बुआ? एंगल ऑफ शियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग चलिए। यहाँ पे बोल रहा है सबसे कम लोएस्ट इलास्टिसिटी किसमें होगा? तो जो सबसे ज्यादा लमड़ेगा वो कम होगा, जो सबसे कम लमड़ेगा उसका सबसे ज्यादा होगा। तो आप बताइए इसमें सबसे ज्यादा लमड़ने वाला कौन है? रबर। तो सबसे कम इलास्टिक कौन होगा? रबर। तो सबसे ज्यादा पूछ सकते तो सबसे कम भी तो पूछ सकता है ना, ठीक है ना। तो सबसे कम कौन होगा बुआ? रबर। नेक्स्ट देखिए बुआ 11 में पढ़िए, किसकी वजह से इलास्टिसिटी में, है ना, वो परिवर्तन आ सकता है? तो सबसे पहली बात, इसका क्या मतलब हुआ? हैमरिंग। हैमरिंग मतलब होता है पीटना हथौड़े से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है बुआ? एनिलिंग। इसका मतलब होता है तुरंत गर्म करना, तुरंत ठंडा कर देना, ठीक है। तो इसकी वजह से भी होता है। उसके बाद क्या है बुआ? चेंज इन टेम्परेचर। सब्सटेंस में क्या मिला देने से? इम्प्योरिटी। तो हमारा आंसर क्या होगा बुआ? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सभी से हो जाएगा। अब देखो कई बार ना हम कभी क्वेश्चंस को बना रहे होते हैं तो हमें एक ध्यान देना होता है कुछ बातों पर, कि हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं बना रहे होते, हम आने वाले कई क्वेश्चन से लड़ रहे होते हैं। जैसे क्वेश्चन हमसे पूछ देगा वो कौन कौन सा फैक्टर है जो इलास्टिसिटी को प्रभावित करता है, 2 नंबर ये पूछ सकता है। विच फैक्टर, विच 4 फैक्टर अफेक्ट द इलास्टिसिटी। तो 4 गो आपके पास ऑप्शन है, तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पे लगा सकते हो। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स को भी डिफाइन कर सकता है और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पर के आप 2 मार्क्स बना सकते हैं, लेकिन 2 मार्क्स का पर के ऑब्जेक्टिव बना लोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन घुमाया भी जा सकता है, ठीक है। खैर, नेक्स्ट 11 नंबर। 11 के बाद अब आप लोग एक ट्राई करो, 12 से लेकर के 16 तक आप लोग एक बार क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और उसको खुद से एक बार ट्राई करो कि क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप खुद से एक बार सोचो। ठीक है, 12 नंबर का आंसर क्या है आप लोगों के लिए? ये कह रहा है इसमें से कौन स्ट्रेस का टाइप नहीं है? तो सब तो स्ट्रेस का टाइप है करे, तो ये क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा। तो ये सब तो है करे, स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस तो होबे करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस तो होबे करता है, उसके बाद क्या हाइड्रोलिक स्ट्रेस तो होबे करता है। तो कौन होगा? नन ऑफ दीज। सभी होता है इसमें, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और जरा सा कोशिश कीजिए। कहता है इफ द लोड इज इंक्रीजेज बियॉन्ड द पॉइंट। अब आपको याद होगा मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था, याद है? ग्राफ, तो उस ग्राफ में मैंने ना आपको इलास्टिक लिमिट पढ़ाया था और इलास्टिक लिमिट के पार ही आपको ये पॉइंट दिखा होगा, यील्ड पॉइंट। तो इस पॉइंट के बाद क्या होता है वो, यहाँ पर रैपिडली इंक्रीज करोगे तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक रीजन सबको पता है, इलास्टिक रीजन सबको पता है, जहां से वापस आ जाए। प्लास्टिक मतलब क्या हुआ? जहां से वापस ना आए। उसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट तो सबसे आखिरी में होता है, तो कौन बच गया पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यील्ड पॉइंट, ठीक है ना। तो टिक लगा लीजिए यहाँ पर या लिख लीजिए आप लोग, बुक्स तो लेवे ही कीजिएगा आज नहीं तो कल, ठीक है। हो गया। अब चलिए 14 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए और अपने अंदर आत्म पूछिए कि इसमें से आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द फेनोमेना, वो कौन सी घटना है, ठीक है, जिसमें टेम्पोररी डिले, ठीक है ना, टेम्पोररी डिले इन अ क्या हुआ, रिगेनिंग इट्स द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बाय इलास्टिक बॉडी आफ्टर द रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया, ठीक, इलास्टिक फैटिग्यू के बारे में आपको बता चुके थे,
उसमें रैपिड होता है, उसमें टाइम के साथ नहीं होता, उसमें क्या होता है कि रैपिड। अब बहुत जार बार यूज कीजिएगा तो क्या होगा, फैटिग्यू होगा। इलास्टिसिटी की तो बातें नहीं कर रहा, वो तो वापस आ ही जा रहा है। ठीक, प्लास्टिसिटी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दे रहा है, वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, है ना। आफ्टर इफेक्ट का मतलब क्या, कुछ समय तक अगर आप यूज कीजिए, अगर कुछ समय से वापस आ रहा है तो उसको कुछ समय तक अपना घटना खो रहा है या ले रहा है, जो भी कर रहा है, समय के साथ जो भी प्रक्रिया हो रहा है उसे क्या बोलेंगे। और रैपिड एक्शन के साथ जो होगा उसे क्या बोलेंगे, इलास्टिक फैटिग। और वापस आने की घटना को और ना आने की घटना को प्लास्टिसिटी। ठीक है ना, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बुआ, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेस, इसमें से किस टाइप का स्ट्रेस है जो कॉज नो चेंज इन शेप, जो शेप में चेंज नहीं लाता। कंप्रेसिव, किसी को दबाइएगा तो उसका शेप नहीं बदलेगा, है ना। अगला कौन है बुआ, हाइड्रोलिक। फिर कौन है, शेयरिंग। शेयरिंग का तो मतलब ये होता है शेप बदल देना, ट्विस्ट कर देना। तो बच कौन गया बुआ, हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक मतलब आपको आगे पढ़ाएंगे प्रेशर में, हाइड्रोलिक प्रेशर, उसमें पानी के साथ, किसके साथ बुआ, वाटर के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं बुआ, हाइड्रोलिक। और हाइड्रोजन मतलब पानी के साथ जो रहेगा वो। तो हाइड्रोलिक प्रेशर में आपका यहाँ पर क्या हुआ, शेप चेंज नहीं होगा, बाकी इस दोनों में शेप चेंज होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, बी। अब चलिए 16 से लेकर के 19 तक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कीजिए। थोड़ा समय देता हूँ आपको, आप थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, तभी जाकर के आप दिमाग लगाइएगा, थोड़ा ट्राई कीजिए, यहीं पे पढ़ के यहीं पे ट्राई कीजिए, यहीं पे सोचिए। हो गया, 16 का आंसर मिला, बोलिए तो। 16 के आंसर में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलास्टिक मॉड्यूली इज यूज टू डिस्क्राइब द इलास्टिक बिहेवियर, इसमें से कौन सा मॉड्यूल है जो इलास्टिक बिहेवियर को दिखाता है, सभी तो दिखाता ही है। मॉड्यूल याद है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने प्रकार के थे, तीन। कौन कौन थे बउआ, यंग्स, शियर, बल, तो तीनों तो था ही। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, डी। ठीक है, अब अगला 17 में देखिए। 17 का थोड़ा सा फॉर्मूला है, बस वो तो कल भी बताए थे, आज भी बताए हैं फॉर्मूला, है ना। देखिए, आपको याद होगा इस पे फोर्स लगाते थे ना एफ, तो आपको याद होगा एफ बट्टे ए बराबर वाई इंटू डेल्टा एल बट्टे एल, था ना। तो हमसे यंग्स का मान पूछ रहा है, तो वाई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा बोलिए तो, एफ गुने एल और ए इंटू डेल्टा एल। लेकिन चूंकि अपने भार के बारे में बात करा तो एफ की जगह एम जी हो जाएगा, तो एम जी एल हो गया। अच्छा, और भी, और नहीं तो डेल्टा एल, तो ये दोनों तो नहीं होगा, तो वैसे भी हो गया। और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। तो बेसिक्स है ना। तो ये हमको हो गया कौन सा हुआ, सी। तो आप एक चीज देखो कि जब हम ऑब्जेक्टिव बना रहे होते हैं आपके दिमाग में सारा बात आ जाएगा, फिर भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के साथ थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा। और इसका सबसे बेस्ट उपाय क्या है, ऑब्जेक्टिव को चैप्टर खत्म होते ही खत्म करो बना करके। और एक बात ये भी अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिव की एक खराब बात ये भी कि थोड़ा समय लगता है, पर अच्छी बात भी ये है कि जो बच्चा बैठ के खाली सुना भी होगा ना यहाँ पर कि अच्छा इसका ऑप्शन ये होगा या इसका ऑप्शन ये होगा, अब जिंदगी में कभी उसके सामने अगर ये आ गया सिचुएशन और ये क्वेश्चन उसके नजर के सामने से गुजरा हुआ है, तो 99% गारंटी है कि बच्चा उसको हाँ ये बताए थे एक बार, डी मार देंगे। सब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा, वो तुम कितना याद करो भूल जाओगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक बार अगर तुम्हारे नजर से गुजर चुका है तो वो याद रहेगा। और ये नीट का जो बच्चा तैयारी करता है या जो भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है, देख तो उस सेट बड़ी बना रहा होता है, बहुत सारा सेट बनाते रहता है, उसे क्या लगता है सेट बनाने से वो याद रहता है, नहीं, उसको एक बार खाली कहाँ से गुजरना है, नजर से।
इसीलिए नीट में 2-3 अटेम्प्ट लगता है, क्योंकि उतना में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बना लिया होता है, तो उतने दिन में उसको 4500 क्वेश्चन बनाना होता है। और क्वेश्चन क्या होता है, हाँ हाँ बनाए थे सेट 1 में आ गया, सेट 2 में आप बराबर सुनते होंगे, नीट में इतना क्वेश्चन टकरा गया, लेकिन जेई में टकराता है? नीट में 720 में 720 लिया है, क्यों? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो तुम बोर्ड में भी अच्छा नंबर लाना चाहते हो, तो वो बच्चा बोर्ड में अच्छा नंबर ला ही नहीं सकता है जो वहां जाके सोच रहा है। वो बच्चे ला रहे हैं बोर्ड में जो बच्चे पहले से ये सब देखा हुआ है, हाँ आ गया मर्जे खटाखट खटाखट, क्योंकि वहां सोचोगे तो घबरा जाओगे। ठीक है बच्चे लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच इज रिलेवेंट इन ओनली सॉलिड, इसमें से कौन सिर्फ सॉलिड में हो सकता है? ठीक है, अच्छा यंग्स मॉडुलस, क्या एक बात बताइए, लिक्विड में कभी लंबाई होती है? लिक्विड में वॉल्यूम हो सकता है, लंबाई? अच्छा, तो हमारे पास एक तो ये पाया जाएगा। ठीक है, दूसरा, क्या तुम लिक्विड को ट्विस्ट कर सकते हो? मतलब उसके शेप को चेंज घुमा कैसे कर दोगे, लेकिन सॉलिड को कर सकते हो। तो शेप मतलब शियर मॉडुलस। अब बल्क मतलब होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो खैर लिक्विड में भी होता है। तो बताइए सिर्फ सॉलिड में कौन सा दो आपको मिलेगा? मतलब ये भी मिल सकता है लेकिन ये उसमें ही मिल सकता है, लेकिन सिर्फ अगर दो की बात करोगे वो सॉलिड में ही मिलता है, तो कौन सा होगा? यंग्स, और कौन सा? शियर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? दोनों। ठीक है, कारण आपको पता है, बता चुके आपको। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप लोग एक काम करो, यहां से अब ये दो 19 और 20 थोड़ा सा आप जरा सोचिए इस पर। ठीक, 19-20 पर थोड़ा सा आप सोचिएगा, फिर आपको पता चलेगा चीजें कैसे काम कर रही है। थोड़ा पानी देना, चाय पानी, पहले पानी दे फिर चाय दे। सोचिए जरा से बच्चों। देखिए, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों। देखो ये क्या बोल रहा है कि फ्लूइड, यहाँ पे थोड़ा फ्लूइड के बारे में बात आ गई। हालांकि मैं फ्लूइड की चर्चा आपसे अगली अगले कल से करने ही वाला हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, बट अगर आप थोड़ा थोड़ी देखोगे तो पावर और यहाँ पर क्या है हुआ, वॉल्यूम। तो मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर बोल सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम बट्टा ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बट्टा ओरिजिनल वॉल्यूम। अच्छा, और एक बात बताइए, यहाँ पे चूंकि किसकी बात किया है, ये फ्लूइड का, तो फ्लूइड में प्रेशर यूज होता है कि नहीं होता है, सो बताइए। कौन यूज होता है वो, प्रेशर। तो प्रेशर के साथ चेंज इन वॉल्यूम बट्टा भी। लेकिन आप कहिएगा सर ये तो यहां भी है और यहां भी है। देखो अब एक बात बताओ, क्या सारा फ्लूइड एक जैसा व्यवहार करेगा? मौध और पानी दोनों एक ही जैसा व्यवहार करेगा? तो आगे कुछ तो होना चाहिए जो उसके क्वालिटी को बताए कि कौन कितना ट्विस्ट हो सकता है, कौन कितना ट्विस्ट नहीं हो सकता है, कौन कितना कंप्रेस हो सकता है, कौन कितना बह सकता है, ये सारी चीजों के बारे में कौन बताएगा हमको? बी। लेकिन यहाँ ऐसी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है। तो वॉल्यूम तो चेंज कर रहा है, प्रेशर के साथ कर रहा है, सही बात है, लेकिन उसके साथ उस लिक्विड की क्वालिटी बताने कौन आएगा बउआ? बी। तो इसीलिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाना चाहिए था, सी वाला। ठीक है, अच्छा अगला में यहाँ पे कह रहा है बुआ, जी को क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और वाई को क्या बोलेंगे, यंग्स मॉडुलस। तो कौन ज्यादा होगा? ठीक है, तो देखो पक्की बात है, आप बताओ किसी वस्तु को पकड़ के लमड़ाओगे और किसी को मोड़ोगे, तो ज्यादा चेंज आपको लमड़ने वाला में दिखेगा। किस में दिखेगा बुआ? तो लमड़ने वाला मतलब कौन बड़ा होगा, यंग्स मॉडुलस किससे बड़ा होगा बुआ? जी से बड़ा होगा। तो यहाँ पर y ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जी। ठीक है, अब तुम थोड़ा यहाँ पे एक चेंज समझो, मैं एक डंडा ले लूँ आपके यहाँ पर, एक बांस ले लूँ, ठीक है ना, और ये ना बताओ, अगर मैंने ये ना बताया होता आपको, और मैं क्या करूँ, बांस ले लूँ और आपसे सुनो, बताओ व्हाट इज इलास्टिसिटी, तुरंत बता देगा, थोड़ा टूट के आएगा, सर चेंज इन जो अपना शेप एंड साइज रिगेन कर ले। व्हाट इज प्लास्टिसिटी, बोलेगा जो ना करे। फिर बोलेंगे व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, तो परिभाषा सुना देगा, डर के मारे में बांस लेके तो सब सुना देगा परिभाषा। और वो परिभाषा सुना करके उसको क्या लग रहा है, मार्केट में ऐसे घूमेगा सीना चौड़ा करके कि पूरा फिजिक्स मेरा याद है, एग्जाम में तो गर्दा उड़ा देंगे साले। और जब एग्जाम में मुलाकात होता है इस क्वेश्चन से, तो वहां पे कहता है जा याद तो पूरा था, बन क्यों नहीं रहा है? ठीक है, और ऐसा हालत कब होता है, जब
आप शुरू से ऑब्जेक्टिव बनाइएगा बच्चों, तब अभी तो आपका दिमाग खराब हो रहा है कि पता नहीं कैसे कैसे क्या चल रहा है, बट अभी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी एक बार बना लोगे तो दोबारा आप कोई भी किताब कॉपी देखोगे तो बोले हाँ इसे बना लिए थे, ठीक। लेकिन अगर शुरू में नहीं बनाओगे और बाद में जाकर ये ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए दौड़ोगे, कब? एग्जाम के समय नवंबर आएगा तब, दिसंबर आएगा तब, तो बताइए हम तुमको 10,000 ऑब्जेक्टिव दे देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा बेसे गायब है, ठीक। तो जिसमें से ऑब्जेक्टिव निकाल दोगे और खाली बांस लेके सब्जेक्टिव याद करोगे, तब तो तुमको लगेगा पूरा सब्जेक्ट मेरे हाथ में है, मुट्ठी में है। और न्यूटन वाला सर जी कहानी सुनते हैं, तो हम ये करवा रहे हैं अभी, ये तो हम बाद में भी करवा लेंगे। सब्जेक्टिव याद करवाना हो तो हम 2 महीना बाद बांस लेके दौड़ेंगे, तुम याद करके सुना देगा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव हो पाएगा? वो अभी का चीज है। इसीलिए आप लोग जब भी कोई नया चीज है तो उसको एक्सेप्ट करो कि चलो कम से कम सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, बस इतना 36 ही तो है। तब सबसे पहले आप जरा 21, 22, 23, 24 जरा बना के दिखाइए। 21, 22, 23, 24 अपना पूरा एफर्ट लगाइए इस पे, ट्राई कीजिए, थोड़ा हाथ पैर मारिए इस पर। इसमें से जो पहले बन जाए पहले वही बना लीजिए, फिर इसके बाद 5 को में से बनाइए पहले कौन सा है। कैसे बना? ट्राई कीजिए, कॉपी का सहारा लीजिए, सवाल को समझिए। स्प्रिंग कांस्टेंट पर है ना आज के बराबर? ओके ठीक। आइडिया ये वाला नहीं बना। इसमें देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, पहले यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आता है आप लोगों को, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आप सिंपल बोलेंगे, स्ट्रेस बराबर स्ट्रेन वाई के साथ। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? होता है अच्छा, बराबर, फिर यहाँ पर क्या होगा? वाई डेल्टा एल बट्टे एल, ठीक है, होता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, तो आज ही मैंने पढ़ाया है एफ बराबर के इंटू एक्स, एक्स मतलब डेल्टा एल, जो परिवर्तन होता है उसी को ना डेल्टा एल बोलते हैं। तो आप बताइए तो के बराबर यहाँ से क्या होगा? एफ बट्टे होगा। तो मुझे किसी भी तरह इसको इधर भेज करके और एफ बट्टे डेल्टा एल यहाँ लाना है, और इसको क्या लिखना है? तो बताइए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? के। तो बताइए के बराबर हमने क्या लाया, और हमसे ये क्या पूछ रहा है जरा देखिए तो। फोर्स कांस्टेंट को आज पढ़ाया था ना, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, तो हमसे ये किसका मान पूछ रहा था? के का। तो बस हमने के का मान ले आया, वाई ए बट्टे एल, तो वाई ए बट्टे एल, ठीक है, वाई ए बट्टे एल। अब चाहो तो इसका प्रोसेस नोट कर लो आप, ठीक है, और अगला सोचो बच्चे लोग, नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट में क्या है ना, पहले जी को समझ लो क्या बोलते हैं। वाई को तो हम लोग बोलते हैं लंबाई वाला, और जी को अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं इससे जस्ट पहले वाले सवाल में आपने देखा होगा वॉल्यूम वाला। जी को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। लंबाई में कै गो लेंथ रहता है? एगो। वॉल्यूम में कै गो रहता है? 3 गो। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 3 गो होता है कि नहीं होता है? तो आप बताइए वॉल्यूम और लंबाई के साथ एक दूसरे का तिहाई का आंकड़ा होगा? बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो आप बताइए यहाँ पर जी बराबर, यहाँ पर वाई बराबर क्या होगा? जी के पास कितना होगा? 3, और वो 3 का 3 होगा,
और 3 को 3 से काटेंगे तब ना वो 1 के बराबर होगा। y कहता है हम अपने साथ क्या गो रखेंगे, एगो, और g कहता है हम अपने साथ क्या गो रखेंगे, 3 गो। वॉल्यूम का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो अगर तुमको वॉल्यूम दे दिया गया और लंबाई के बराबर करना है तो 3 पार्ट काटना पड़ेगा उसका, तब ना उसका एक हिस्सा उसके पास जाएगा तो लंबाई बनेगा। तो हमारे पास कौन हो जाएगा बुआ, g/3। कौन सा हो जाएगा बुआ, g/3। नेक्स्ट पे बात कीजिए 23 नंबर, ये तो आज पढ़ाए ही हम लोग। स्टील है और रबर है, तो कौन ज्यादा होगा कौन बराबर होगा, या क्या कंडीशन हो सकते हैं बताइए। स्टील इज ग्रेटर देन रबर, तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ, सी। ठीक है, अच्छा ये वाला अभी रुक जाइए, ये थीटा वाले पर है। नेक्स्ट आइसोथर्मल, तो थोड़ा आइसोथर्मल ये सब थोड़ा अभी केमिस्ट्रिकल वर्ड है, थोड़ा और आगे हम लोग इसको देखेंगे। तो जो क्वेश्चन थोड़ा और आगे देखना, अभी इसको हम यहाँ पर अथी नहीं करेंगे, रुक जाते हैं। हुक्स लॉ 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26, 27, 28, 29, 30 बनाइए, आराम से देखिए 26 नंबर क्वेश्चन से देखिए। कहता है हुक्स लॉ स्टेट दैट, हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कोई दिक्कत, तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा सीधे ए नंबर। अगला देखिए 27 में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ, सी। नेक्स्ट अगला देखिए, बोलिए। ये दोनों लेंथ वाला है कि नहीं, दोनों कौन सा वाला है, तो हमारे ऑप्शन में कौन सा वाला होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, अगला 29, तो कॉफिशिएंट ऑफ इंक्रीजिंग, तो कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा किसका होगा बउआ, स्टील का। किसका होगा बउआ, स्टील का। कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा किसका होगा बउआ, स्टील का। और कह रहा है कॉपर, अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है ना, तो इंक्रीजिंग में तो सबसे पीछे स्टील ना हो जाएगा, सबसे पीछे, और सबसे आगे रबर। तो कौन है जिसमें देखो तो, बी और डी। तो ग्लास कॉपर, तो कॉपर ना होगा स्टील के साथ, तो कौन सा सही ऑप्शन होगा, रबर, ग्लास, कॉपर और स्टील। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ, डी। अगला देखिए 30 नंबर में, थोड़ा पानी लाओ उसे। 30 देखिए, 30 कह रहा है अगर मैं लेंथ ऑफ ए वायर इज रिड्यूस, अगर मैं लंबाई को क्या कर दूं, हाफ कर दूं, ठीक है ना, तो कह रहा है देन इट कैन बी द हाफ लोड। अच्छा लोड वाला अभी हम लोगों को अगले वाले में देखेंगे, लोड वाले को, ठीक है ना। तब तक 31 नंबर देखिए, कुछ कुछ इसमें क्या है ना, ई वाला अगले वाला का कुछ कुछ मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला देखिए 31 वाले को, क्या कह रहा है, शेयरिंग स्ट्रेस है और कंपाउंडिंग शेयरिंग है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं बुआ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बोलते हैं बुआ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। अगला देखो बुआ, परफेक्टली मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस परफेक्टली रिजिड बॉडी का क्या होगा, रिजिड का मतलब होता है थोड़ा भी ना लमड़ा, तो क्या होगा जरा सोच के बताओ। 32 नंबर का, रिजिड का मतलब होता है थोड़ा भी ना बदला। देखो मेरी बात सुनो, स्ट्रेस ऊपर होता है और डेल्टा और स्ट्रेन कहाँ होता है, नीचे। तो जब चेंज हुआ ही नहीं, चेंज कितना हुआ, जीरो, और किसी संख्या को जीरो से भाग दीजिएगा तो क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी। जब चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है ना, तो स्ट्रेस ऊपर और स्ट्रेन कहाँ रहता है, नीचे। तो स्ट्रेन जब परिवर्तन हुआ ही नहीं, जीरो परिवर्तन हुआ, तो किसी संख्या को जीरो से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा बुआ, इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों हैं ये 33, 34, 35, 36, इधर देख करके बताइए। कहता है ओनली इलास्टिक मॉडुलस अप्लाई इन फ्लूइड। अभी इसकी चर्चा मैंने कर रखा है, क्या फ्लूइड में लंबाई होता है,
फ्लूइड मतलब होता है पानी, एक तरह से बोल सकते हो। पानी में लंबाई होता है, पानी का शेप बदल दोगे, सिर्फ क्या बच जाएगा उसके पास, वॉल्यूम। तो देखिए कौन सा होगा हमारे पास, वही बार 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 रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 34 नंबर देखिए। याद है कॉम्प्रेसिबिलिटी बोले थे, किसके रेसिप्रोकल को, बल्क मॉडुलस के उल्टा को क्या बोलते हैं बुआ, कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। अगला, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब ही बोले हैं शेप। तो आप बताइए कौन सा यहाँ पर होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर लिक्विड। आप लिक्विड के लिए सोच के बताइए, सोचिए जरा सा सोच करके 35 और 36 का जवाब दीजिए, जरा देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं। अरे भैया, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, शेप चेंज करना है। तू लिक्विड का शेप चेंज कर देगा, पकड़ के उसको मोड़ देगा क्या, तो क्या हो जाएगा हमारा, कुछ भी रिजिडिटी है ही नहीं। रिजिडिटी का मतलब, एक बार रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, रिसिस्ट करना क्या होता है, पहले वर्ड भी समझो, ठीक है। लोगों को लगता है कि हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना, तो बना के चले जाते हैं, नहीं, आपका ये बहुत ज्यादा इनहेंस होता है इन सब चीजों पर, ठीक है। जितना थ्योरी पढ़ के नहीं सीखोगे उतना ये पढ़ के सीखोगे। कई बार सुनते होंगे, तू मेरे आइडिया का रिजिस्ट क्यों करता है, विरोध क्यों करता है, रिजिड क्यों है तू इतना, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, ये है रिजिड है, ठोस है, इसको मोड़ना चाहेंगे तो मुड़ेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं पानी के साथ बोलूं तो बोलेगा, हमरा का तू तो ऐसे करता मैं ऐसे हो जाबू, हाथ मारना खाली तुम ना, कोई हम तेरा कोई रोकबे ना करबो। लेकिन तुम अथी पे हाथ लगेगा तो, किसी सॉलिड बॉडी पे हाथ लगेगा तो चोट लगेगा तुमको। क्यों चोट लगा, क्योंकि वो मुड़ना नहीं चाह रहा है, तुम उसको जबरदस्ती मोड़ना चाह रहे हो। और जबकि पानी क्या बोलेगा, ऐसे करके हल्का से मोड़ दोगे, उसका शेप तुम तोड़ सकते हो चाहो तो ये कहता है कि हमारे अंदर अपने शेप को बरकरार रखने की क्षमता कितना है, कुछ भी नहीं है। आप ऐसे करो तो मुड़ जाएंगे, तो कौन सा हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा इसका, जीरो। अगला बोलो। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, इफ ए स्ट्रेस इज इंक्रीज, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन क्या होगा, सोच के बताना है। अरे भैया, फिर आप लोग गलती कर रहे हो, मैं कुछ बात बोल के गया फिर भी आप लोग गलती कर रहे हो। मैंने आपको बोला था हुक्स लॉ में बच्चों, प्यारे बच्चों, कि हुक्स लॉ में मैंने बोला था स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बोला था। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो इसको बोलते थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। अच्छा, इस ई को हम लोग क्या बोलते थे बुआ, कांस्टेंट बोलते थे। कांस्टेंट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो बदलने वाला है। तो फिर इसके बदलने से इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग क्या नाम रखे। और कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि ये खाली नेचर ऑफ मटेरियल के साथ बदलेगा, दूसरा किसी चीज से बदलने वाला है। तो ये फॉर्मूला बदलेगा तो उसको इससे क्या मतलब है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कांस्टेंट का मतलब होता है कांस्टेंट। और ये आपके साथ गेम खेल रहा था। अगर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा भी बराबर आई आर, तो आर बराबर क्या होगा, भी बट्टे आई, 10वीं क्लास में। तो भी को दुगुना करेंगे तो आर में कोई परिवर्तन, प्रतिरोध तो प्रतिरोध रहेगा सबका, खाली मटेरियल बदलेगा तो बदलेगा। तो फॉर्मूला के हिसाब से कांस्टेंट, और यही गेम खेल रहा था ये, ठीक है। तो आपका इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। तो अब आपने एक बेसिक तौर पर, ठीक है ना, एक बेसिक स्टेटमेंट आपने क्लियर कर लिया है। शायद हमको लगता है आप इसमें से जो बातें हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते थे वो ऐसे आता, ठीक है, कि सबसे पहला तो रिजिडिटी वाला सवाल आता, शेप के साथ कौन बदलता है, इलास्टिसिटी क्या है। तो अब भी तुमने इतना क्वेश्चन बनाया है ना, तो इससे एक मोटा मोटी आइडिया आपके दिमाग में आ गया है कि हमें इस क्वेश्चन के साथ कैसे प्ले करना है। अब मैंने आपको दूसरा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिया है, इसको आप अपना चाहो तो घर पे अपना बना लेना, पर उतना से मेरा काम चल जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, ये क्या है, स्टील क्या है, इलास्टिक। रबर क्या शो करता है, इलास्टोमर्स। यहाँ पर कॉपर भी क्या होगा, इलास्टिक। फिर मॉड क्या है, प्लास्टिक। इस हिसाब से आपको सजा देना था, इसमें से कौन मैच करेगा। फिर इसी तरह इसका सजा दोगे, यंग्स मॉडुलस किस में लगता है, हुक्स लॉ क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या, इलास्टोमर्स क्या है, बना दोगे। और इस तरह से मिलाना है,
ठीक है, देखो बच्चों, फिर उसके बाद ये कॉपर वायर क्वेश्चन बनाने हैं। इसके बाद आप लोग ये थोड़ा ग्राफिकल क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिएगा क्योंकि आपके लिए थोड़ा टफ पड़ जाएगा। एसर्शन रीजन आप बना सकते हो, ठीक है। एसर्शन रीजन के बाद आप क्या बना सकते हो, क्रिटिकल टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे खाली न्यूमेरिकल मिलेगा आपको, ठीक है। और इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी कर रखा है। देखो बच्चों, ये जो हमारे पास, हाँ, अभी हम लोगों ने जो किया है, तो अगर आप लोग न्यूमेरिकल के साथ और इसके साथ प्ले नहीं करोगे तो कल कुछ भी नहीं रखा है। शुरुआत आज से करो। कई बच्चे ऐसा अभी सोच रहे होंगे घर पे कि हम कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, या 12 चालू होगा तब पढ़ेंगे, 12 से देखा जाएगा, जो सब बर्बाद होगा छोड़ दीजिए, 12 से गर्दा उड़ा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आज नहीं पढ़ा वो कल भी नहीं पढ़ेगा। आपका माइंड सिर्फ पर सिर्फ आपको बहाना दे रहा है कि कल से होगा। उसको बोल दो अभी से करने के लिए, अभी नहीं ना, कल से होगा, ठीक है ना। और वो कल भी नहीं करेगा, वो 12th में भी नहीं पढ़ेगा। कुछ दिनों के लिए 12th में इन्होंने करेगा, फिर वो शांत हो जाता है, हम देखे हुए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चे लोग, आप लोग ना, कभी आपने सोचा होगा बच्चों एक चीज के बारे में कि भैया कई सारे ऐसे भैया हैं जो लाइब्रेरी में 6-6 साल से पढ़ रहे हैं, 5-5 साल से पढ़ रहे हैं, 4-4 साल से पढ़ रहे हैं, पर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ या क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर मैं ये बात बताता हूँ आप, क्योंकि देखो, आप जिसकी तरह बनना चाह रहे हो, आप जहां जाना चाह रहे हो, आप उस फील्ड के खिलाड़ी से सीखो कि वो क्या गलती कर रहा है। क्योंकि अपनी गलती करके तुम कब तक सीखते रहोगे। ऐसा तो है नहीं कि तुम 6 साल बर्बाद कर लोगे तब बोलेंगे हाँ अब हमको ये बात समझ आया है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। देखो होता क्या है, जब भी एक बच्चा गलती करने जाता है, कुछ भी एग्जाम निकालने जाता है, तो सबसे पहली बात क्या होता है समझिएगा। लाइब्रेरी वाले सिस्टम में क्या होता है, एक बच्चा मान के चलो किसी टीचर का कोर्स लिया, ठीक है, डिजिटल स्क्रीन लगा लिया, उस स्क्रीन पे अपनी पढ़ाई चालू कर दी, ठीक है ना। उस टीचर ने कोर्स बनाकर कोर्स दिया। पहली बात तो कोर्स के अंदर बहुत सारा फ्लो है, तो अभी छोड़ दीजिए, मैं उस पर बात नहीं करूंगा कि कोर्स में क्या क्या तरीका होता है उनके पढ़ाने का। चलो पढ़ा भी दिया, तुमको सारी बातें समझ में आ गई। तुमने अपनी जो मेरी क्लासेस में बातें पढ़ाई गई थी, चाहे तुम कहीं भी केमिस्ट्री पढ़े होंगे, मैथ पढ़े होंगे, तो वहां से पढ़ करके तुम इस स्क्रीन पे चले गए, ठीक। चलो 1 साल हमारा समझ में आता है कि 1 ईयर तुमने इस स्क्रीन पे लगाया और मेरी पढ़ाई गई थ्योरी बकवास थी। उन्होंने ऐसा कुछ अमृत बांध दिया होगा, तुमको लगा होगा कि चलो भाई यहाँ से हमको अच्छा थ्योरी मिला है, वो भी तुमने कर लिया, ठीक। तुम्हारा नहीं हुआ। अगला बार सेकेंड टाइम फिर वही टीचर आएगा बिना जाने बुझे हुए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि किसी के घर में खाने को पैसा ना हो, किसी के घर में अलग स्थिति हो, कोई अलग माइंड सेट का बच्चा हो, किसी से नहीं निकल सकता हो, लेकिन फिर भी हम सबको एक ही जैसा मोटिवेशन देंगे। एक बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, दोबारा कर लो, जीवन में रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, फिर मेरा कोर्स ले लो दोबारा। फिर दोबारा कोर्स लेगा वो, टारगेट कोर्स। एक बार नहीं हुआ अब दोबारा लेगा, ठीक है। चलिए दोबारा कोर्स लिया। सेकेंड टाइम भी तुम क्या कर रहे हो, उन्हीं का वीडियो देख रहे हो, वहीं पर देख रहे हो, ठीक। चलो थर्ड टाइम भी क्या कर रहे हो, वही वीडियो देख रहे हो, उन्हीं का देख रहे हो वीडियो, ठीक। अब ध्यान से सुनो, 8 घंटा 9 घंटा लाइब्रेरी में बैठल है, लेकिन 9 घंटा वो पढ़ नहीं रहा है, वो 9 घंटा वीडियो देख रहा है। अब आप 9 घंटा वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने से आपका आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। बैठल रह जाइए, झक मारते रह जाइए। एग्जाम कैसे निकलता है कि एक बंदे ने ये हमको स्टडी पैकेज दिया है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, किसी का भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में क्वेश्चंस वही रहता है। आपको आप क्या करना है, एक बार तुम आप खुद से पूछो, इलास्टिसिटी सर पढ़ाए थे पहला बार, न्यूटन फिजिक्स वाला, हमको याद, वो कॉपी भी है मेरे पास, ठीक। एक बार कॉपी देखेंगे तुमको सारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इस टीचर से भी हम फलाने से पढ़े थे, ये भी तो पढ़े हुए किया है। तो अब अगली बार क्या नया हमको मिल जाएगा बताइए, तो इसमें यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बदल जाएगा अगली बार, बताइए, नहीं बदलेगा। तो हम यहाँ पर इसको देखकर टाइम पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं टाइम पास। तो हमें क्या करना चाहिए, लैपटॉप को मोड़ को उन्हें फेंक देना चाहिए, हटाइए उसको, और अब आइए इस पर स्टडी पैकेज पर। स्टडी पैकेज लीजिए और तब 25 को सवाल बनाने में तुमको 5 घंटा लगेगा। तब बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा, हाथ गड़बड़ाएगा, क्या हुआ, कैसे बनेगा। फॉर्मूला सब तुमको आ रहा है, दिक्कत फॉर्मूला में नहीं है, तुम 3 बार पढ़ चुके हो, तुम्हें कितना फॉर्मूला पढ़ना है बताइए तो। और फॉर्मूला दिक्कत भी, अब सामने कॉपी है ना, कॉपी खोलो ना, फॉर्मूला आपको दिख जाएगा उसमें। ऐसा तो नहीं कि तुम बच्चा हो, तुम कॉपी खोलोगे, तुमको लगेगा जा कॉमर्स में क्या लिखा हुआ है, सब तो साइंस के लिखा है। तो ऐसा करने के लिए किस पे लोड पड़ेगा, यहाँ पर। तो वो ये नहीं करेगा, फिर इसको मोड़ देगा, अब फिर उस सर्जिकल लेफ्ट चालू कर देगा। क्योंकि ऐसा बनाने में तो दिक्कत हो रहा है ना हमको, 4 घंटा में 2 गो सवाल 5 गो सवाल बन रहा है।
हमका क्रिटिकल थिंकिंग ये सब एनालाइज हो रहा है, मेरे माइंड का कमजोरी पकड़ा रहा है। अब कोई का एक बात बताइए ना, क्रिकेट खेलना ज्यादा आसान है कि बैठ के देखना ज्यादा आसान है? अब देख करके तुम्हारा माइंड अजीब अजीब बात बोलेगा, हम रहते ना तो यहाँ से चौका ऐसे मार सकते, तो मुझे ऐसे मारा ना, घूम के ऐसे मारता ना तो बस सीधे छक्का रहता। अरे यार कैच पकड़ा गया, देखो हम रहते ना ऐसे जो मारा उसको ऐसे मारते सीधे सेकंड गियर में रहता है। तो ऐसा बड़ी आसान लगता है ये सब करना, ठीक है ना। लेकिन जब सामने कनपट्टी के बगल से 140 की उसमें बॉल निकलता है तब कहता है साइंस यार ये साला, है ना। तो जब यही बात है, जब एक बच्चा सवाल बनाता है तो तुम अगर आईआईटी जेई एडवांस का सवाल अगर मास्टर बना रहा है, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, उससे बेटर है कि तुम सीयूटी का सवाल खुद से बना लो, ये ज्यादा बेटर होगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, 5-5 साल हो गया तभी छठे साल लैपटॉप खोल रहे हैं, फिर उन्हीं का लेक्चर खरीद रहे हैं। पागल हो गए तुम साले, पागल हो चुके हो तुम, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद हो चुका है। तुम 1 साल अपना लैपटॉप को फेंको, मोबाइल को फेंको और सिर्फ स्टडी पैकेज बनाओ, लेकिन वो करने में क्या लगता है, ये लगता है 5-5 घंटा बैठल रह जाओगे ना भाई, तब 5 गो सवाल डोलेगा, 5 गो 5-5 घंटा में। हमको याद है जब मैकेनिक्स का डबल पुल्ली सवाल बना रहे थे छत पर बैठ करके, तो हमारे पास ये सब नहीं था कि कोई मोबाइल से पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, ऐसे 10 साल पहले 8 साल पहले कि किसी ने मोबाइल खोला खट से सोल्यूशन आ गया, वो आ गया, इसी वजह का सोल्यूशन तक नहीं मिलता था हम लोगों को। अपने से सर जी बताने के लिए है नहीं, तभी सीख गए। अधिक संभावना रहेगा तो तुम कभी नहीं सीख पाओगे, जिसके पास अधिक ऑप्शन है वो कभी नहीं खरीद पाता। मॉल वाला हाल हो जाता है, जाता है बउआते रह जाता है, कुछ नहीं बुझाता क्या ले। और दुकान में अलावा तो हो कथी कथी हो, बिस्कुट हो लाल वाला, अब मॉल में गए तो खुद भुला गया क्या ले क्या ले, वही वाली कहानी है। तो लोगों ने आपको क्या करना, तो हमने क्या किया, 6 घंटा हमको याद है धूप में बैठे थे हम छत पर, और 6 घंटा में डबल पुल्ली का मात्र 3 से 4 सवाल सोल्व हुआ था। 6 घंटा सोच के देखना कि बैठ कर एक बंदा पेन चला रहा है और मात्र 4 सवाल सोल्व हुआ डबल पुल्ली का, कोई कोई बताने वाला नहीं, कुछ नहीं, कितनी बार आंसर नहीं मैच किया। लेकिन उस 6 घंटे में ये दिमाग को पता चल गया था कौन सा फॉर्मूला कब नहीं लगाना है, क्योंकि हम सब ला के चेक कर लिए थे। तो बोलता था ई लगाना, ई ना लगो, आगे जाए गलती हो जाए, ना पता हो, क्योंकि हम कर चुके थे। तो आप याद रखिएगा बच्चों, अभी भी आपको बोलता हूं, लेक्चर बिल्कुल देखिए, मोबाइल बिल्कुल लेक्चर कंज्यूम कीजिए, पर ओवर मत कीजिए। अगर तुमको मैंने ये पढ़ा दिया और एक बार तुमने मेरे से ऑफलाइन पढ़ रखा है, तो दोबारा तुमको बैठ करके लेक्चर देख करके वापस कुछ प्राप्त नहीं हो जाएगा, तुमको बनाना चाहिए। लेकिन आज भी पता है 12th के बच्चा भी क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं बना रहा है, जो 12 घंटा का ऑब्जेक्टिव चल रहा है महादौर, वहां बैठ करके देख रहा है, वह देख रहा है, लेकिन वो बनाएगा नहीं अपने से, वो मैराथन क्लास देख रहा है, सब में वही देख रहा है, सब में वही चल रहा होगा, 25 घंटे का मैराथन क्लास, 20 घंटे का, तोरा वो देखला से कथी हो जातो, तू बनाएबे तब ना तोरा पता चलता हो। अभी तुम सोचो, तुम यहाँ पर आए हो, इस पे थोड़ा सा तुमको समय दिए तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा टिक किया, और अगर यही तुमको 10 मिनट में भी किसी को वीडियो देखेगा तो नहीं बनाएगा, वो बस वीडियो देख लेगा, अच्छा अच्छा हाँ इन्हें हो जाते। तो लोग ऑफलाइन में ऐसे ही है, लाखों रुपया खर्च नहीं करता है, 2 लाख कोटा का फीस है ऑफलाइन का, 1.5 लाख 2 लाख, और 4,000 में मिल रहा है। क्यों लोग ऑफलाइन में जाकर के पढ़ते हैं, क्योंकि पता है कि ऑफलाइन में जो हम बता ये सब अलग दुनिया है। तो आप लोगों से ही बोलेंगे, जब भी कोई भैया अगर बोल रहा है कि हम लाइब्रेरी में 8 घंटा पढ़े, उसका कलर पकड़ के बोल रहे हैं कि 6 घंटा तू वीडियो देख रहा है, पढ़ ना रहा 6 घंटा तू वीडियो देख रहा है ना। तो अगर हिम्मत हो तो तू एक दिन मोबाइल और लैपटॉप रख करके जो 6 घंटा पढ़ के दिखा दे हमारे लाइब्रेरी में, तो मान जाबू तो साला पढ़ाई 4 घंटा भी नहीं हो रहा है, अब बैठा 8 घंटा है लाइब्रेरी में। इसीलिए आप लोग को भी बोलेंगे लेक्चर्स देखिए, बट उसको पढ़ाई में काउंट मत कीजिए, उसको अलग रखिए, पढ़िए 4 घंटा, ऑब्जेक्टिव बनाइए। अभी जो मैं दिया हूं ना, अभी आप जाइए, इसको मेरा पढ़ाया गया बातें भूल जाइए, खुद से बैठ के वापस बनाइए, ठीक है। और सर फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और कल अगर आप लोग और साथ दीजिएगा तो हम ये न्यूमेरिकल सीरीज चालू भी कर देंगे, शाम के शाम आना आप लोग कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है ना, अगर आप लोग बोलिएगा तो।